Very good morning to all of you. Today we will discuss about class 12 chapter number 1 solid state part 1. बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, जिसमें पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इस पार्ट 1 में हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो क्या क्या पढ़ेंगे अब देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो सॉलिड स्टेट है वो सॉलिड स्टेट कितने कैटेगरी में होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? टोटल 5 स्टेट्स आर देयर। वन इज सॉलिड, अदर इज लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इन पांचों स्टेट में से हम सबसे पहले जो बात करेंगे कौन सी स्टेट के बारे में? सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड स्टेट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है किसी भी मैटर का, और इस तरह से जितने भी तरह के नेचर में मैटर एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम बात करें तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ मैटर, फैक्टर्स responsible for the state, factors responsible for state of matter, states of matter। अगर हम देखें तो किसी भी स्टेट की लिए रिस्पॉन्सिबल मैटर का जो भी स्टेट होगा उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नंबर 1 इज इट्स थर्मल एनर्जी। सो पहली बात यहाँ पर थर्मल एनर्जी की करते हैं। ये थर्मल एनर्जी एक्चुअली क्या है? ये हर मैटर में कुछ ना कुछ हीट अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ देयर एंड दिस कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस द स्टेट कैन बी देयर। तो थर्मल एनर्जी सबसे पहली बात हो जाती है। और दूसरी बात हो जाती है इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और थर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। अगर हम यहाँ देखें तो इसको मैं शॉर्ट में टी ले लेता हूँ थर्मल एनर्जी, और इसको मैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को लिखता हूँ IMS। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IMS, means more the thermal energy more will be intermolecular space। जितना ही ज़्यादा हम थर्मल एनर्जी बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉलिड इज ऑब्टेन्ड। तो लेट अस सी दिस सॉलिड स्टेट। अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट है और हमने इसका टी थर्मल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इट विल बिकम लिक्विड। तो लिक्विड हो जाएगा, तो लिक्विड स्टेट में आ गया। और इसका भी अगर हमने थोड़ा सा टी बढ़ा दिया तो इनके अंदर का भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा और फाइनली ये जो है गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो ये हमने इसको गैस के फॉर्म में देखा। तो इसमें हमने ये चीज़ देखा कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड है। जैसे जैसे थर्मल एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा और उसी तरह से उसकी जो स्टेट में कन्वर्जन की कंडीशन है वो चेंज होती जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास जो सॉलिड है उनको अगर हम देखें तो सॉलिड कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है जो हमारे नेचर में आसपास हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। यहाँ हमने जो देखा कि सॉलिड्स जो है 2 कैटेगरी में एक्चुअली डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, और इसी ट्रू सॉलिड का दूसरा नाम है क्रिस्टेलाइन सॉलिड, और एक और इसका नाम है मार्फस सॉलिड। इसको हम कहते हैं और मार्फस सॉलिड। तो ये 3 नेम्स हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है स्यूडो सॉलिड आता है।
और स्यूडो सॉलिड को हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर हम इसको दूसरा नाम देते हैं एमार्फस सॉलिड। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉलिड की कैटेगरी है, नेचर में जितने भी तरह के सॉलिड देखने को मिलते हैं वो इन्हीं कैटेगरी में से कोई न कोई होते हैं। अब बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर है नंबर 1 वाला कैटेगरी, जिसको हम ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पर दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर क्लोजली पैक्ड, रिजिड, दे आर क्लोजली पैक्ड, रिजिड एंड हार्ड। ये जितने भी तरह के सॉलिड जिसे हम ट्रू सॉलिड कहते हैं, उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो काफ़ी नज़दीक में होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। और वहीं पर अगर मैं इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 100 डिग्री पर कोई बॉयल कर रहा है, मान लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 पर ही बॉयल करेगा, ना तो ज़्यादा ना कम। और उसी तरह से मेल्टिंग की बात करूँ, अगर कोई भी सब्सटेंस है मेल्ट करता है तो मान लीजिए कि वो 4 डिग्री पर सेल्सियस पर मेल्ट करता है या 3 डिग्री पर मेल्ट करता है, तो 3 या 4 जो होगा एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिस पर वो मेल्ट करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट इसका है, नंबर 3 कैटेगरी आता है, दे शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे ये बनाए गए हैं, ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। मीन्स कि काफ़ी दूर तक एक ही तरह का पैटर्न 3D स्ट्रक्चर रिपीटेडली पाया जाता है। इसको मैं यहाँ से समझने की कोशिश करूँ अगर, तो देखो इसको मैं यहाँ से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ से समझिए आप लोग, एक ही जैसा पैटर्न देखने को आपको मिलेगा। अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ तो ये पूरे सॉलिड को अगर मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है, तो देखिए इसको मैं ऐसे 2 पार्ट में कर देता हूँ। तो देखिए छोटे छोटे ढेर सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक जैसा ये 3D स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला, ये 3D स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, ये जो दिखाई दे रहा, ये 3D स्ट्रक्चर, ऐसा ही 3D स्ट्रक्चर बहुत सारा रिपीटेडली एक दूसरे से ज्वाइन करके बनता है। तो 3D स्ट्रक्चर जो एक जैसे पूरे स्पेस को घेर लेते हैं। ऐसा यूँ समझ लीजिए कि एक टेबल के ऊपर करीब 1000 चॉक बॉक्स रखे हुए हैं। मोरलेस ये क्यूबिकल होता है, और तो ढेर सारे क्यूब अगर एक करीब 1000 एक प्लेट उसके ऊपर रख दिए गए हैं टेबल के ऊपर, तो पहले उसके सरफेस को पूरा फिल करेंगे, उसके बाद ऊपर रखेंगे एक पर्टिकुलर हाइट तक, और उतने तक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो 1 जो बॉक्स है वो उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जिसको हम यहाँ कह सकते हैं कि यूनिट सेल या क्रिस्टल के फॉर्म में कह सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है यूनिट सेल
या फिर इसका क्रिस्टल कह सकते हो आप, जो कि बहुत सारे एक साथ में रिपीटेडली यूज करके इसको बनाने में यूज किए गए हैं। तो इसको हम बोलते हैं दे हैव ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ऐसा ही बहुत सारा और भी मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो और सारा ये सॉलिड बनेगा, इसमें ऐसे बनता चला जाएगा, जो कि छोटा सा जैसे पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऐसा और भी पैटर्न बनेगा। एक देखिए यहाँ पर ऐसे और ढेर सारे हैं। तो ये बनते चले जा रहे हैं और ज्वाइन होकर के एक सॉलिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि ढेर सारे एक ही जैसा रिपीटेड 3D स्ट्रक्चर यूज करके सॉलिड बने हुए होते हैं, जिन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। आप यूँ दूसरी तरह से भी समझ सकते हो कि जैसे कोई ब्रिक से, ढेर सारी ब्रिक की मदद से एक वॉल तैयार की जाती है और वो ब्रिक छोटे छोटे एक ही जैसे ढेर सारे होते हैं, तो आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर, इनको हम क्रिस्टल भी कह सकते हैं या फिर यूनिट सेल कह सकते हैं। सॉलिड स्टेट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, उसको अगर हम ये कहें तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज सेड टू बी यूनिट सेल। तो वो यूनिट सेल के रूप में यहाँ पर हम देखने को पाते हैं। तो ये हमारे पास, ये तो हो गया हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और दूसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसके अलावा फोर्थ, दे शो एनाइसोट्रॉपी। अब बात करते हैं एनाइसोट्रॉपी क्या है। एनाइसोट्रॉपी इसका मतलब दैट इज सेम फिजिकल प्रॉपर्टी can be found with different values through different axes, अलग अलग एक्सिस से अगर मैं ये कहूँ तो एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी वो अलग अलग वैल्यू में सेम क्रिस्टलाइन पीस में पाया जाता है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं कि ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है लेड, तो हम इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ सर्कुलर फॉर्म में ले रहे हैं, इस तरह से अरेंज्ड है, और इसमें एक और तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर मौजूद है, जिसको मैं स्टार बनाकर यहाँ शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर ये स्टार वाले और ये सर्कुलर फॉर्म में जो नज़र आ रहे हैं वो बॉल लाइक, ये बने हुए हैं। अब इनको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ कि ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये वाला एक्सिस हमने ले लिया, और एक एक्सिस हमने ये वाला ले लिया, और एक एक्सिस हम ये ले लेते हैं। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये हमारा ए बी एक एक्सिस है और ये हमारा पी क्यू है एक्सिस, और ये सी डी एक्सिस मैं ले रहा हूँ, तो मैं अगर यहाँ ये वाले में ले रहा हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं आर आई ले लेता हूँ। इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, ये मान लीजिए कि ये है 2.8 है वैल्यू का आता है। इसमें इस वाले के लॉन्ग में अगर मैं आर आई की बात करता हूँ ये 1.9 आता है, और इस वाले में करूँ तो 1.6 आता है। ये वाली कैटेगरी में ये आर आई की वैल्यू 1.6 आता है। तो क्या चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया। तो वैसे ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे हमने लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं यहाँ पर। नंबर 2 हम ले रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी ले लेता हूँ, कंडक्टिविटी ले लिया हमने। तीसरी प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ, और चौथी फोर्थ प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इम्पैक्ट। तो अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि हमने आपको एनाइसोट्रॉपी बताने की कोशिश किया कि एनाइसोट्रॉपी एक्चुअली ये 2 मार्क या 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है 12th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो व्हाट इज़ एनाइसोट्रॉपी, तो आपको क्या बताना है, एनाइसोट्रॉपी इज़ ए
property of a crystalline solid in which same physical property can be found with different value through different axis। अब हमने यहाँ पर लिया AB एक एक्सिस, यहाँ पर PQ एक्सिस ले लिया और हमने लिया CD दूसरी एक्सिस। अगर हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो आप देखेंगे कि AB के अलांग हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जर्व किया लेट इट इज़ 1.6 यूनिट जो भी है वैल्यू, और वह यहाँ पर PQ के अलांग ये पड़ रहा 1.9 और यहाँ पर CD के अलांग ये 2.8 आ रहा है। ये एक्चुअली ये देखने को मिलता है और ऐसा ही हर ट्रू सॉलिड में देखने को मिलेगा कि अलग अलग एक्सिस से वही फिजिकल प्रॉपर्टी सेम पीस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग वैल्यू को देखने को मिलता है। और इसके इस तरह के होने का रीज़न भी ये है कि रीज़न क्या है कि इनका जो एक्सिस में अगर मैं लेंथ की बात करूं, हर एक्सिस की लेंथ अलग अलग है और उस लेंथ के अलांग नंबर और क्वालिटी वाइज जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वैरी कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द नंबर एज वेल एज द क्वालिटी और द कैटेगरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, तो the particular axis can have different values of this physical property whatsoever be that physical property. Generally some of the physical properties are there, they can be observed with different values in this crystalline solid through different axis showing different properties। तो अगर हम अलग अलग एक्सिस से अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हों या एक ही प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक कोई भी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो हमने बात किया AB एक्सिस के अलांग उसकी वैल्यू देखिए 1.6 आ रहा है, PQ के अलांग यहाँ पर 1.9 आ रहा है और यहाँ पर CD एक्सिस के अलांग में यहाँ पर 2.8 आ रहा है। ये होता है हमारा एनाइसोट्रॉपी। ये एनाइसोट्रॉपी इसकी एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगर हम ट्रू सॉलिड को कट करें तो उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी क्या मिलती है, तो ये हम अगली प्रॉपर्टी जो लेने जा रहे हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, जो फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद नंबर आता है फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो उस फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए वहाँ पे क्या होगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी में दे शो स्मूथ क्लीव्ड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस, न्यूली जनरेटेड सरफेसेज। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि सरफेसेज जो कटने के बाद मिलते हैं, जैसे हमने मान लीजिए कि एक सॉलिड लिया, अब देखिए इस सॉलिड को मैंने इस एक्सिस के लंग कट कर दिया। इस एक्सिस के लंग कट करने पर आप देखिए कि इसके दो पोर्शन बन जा रहे हैं। क्या ऐसे पोर्शन डेवलप हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना दिया एक छोटा सा, कोशिश कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए। ये देखिए एक पोर्शन तो ये हो गया और दूसरा पोर्शन हमारे पास ये आ रहा है, ऐसे हमने ले लिया। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये इस तरह से कुछ दो सरफेसेस आ रहे हैं, तो ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। यहाँ पर ये न्यू सरफेस हो गया, न्यू सरफेस, और ये भी क्या है, न्यू सरफेस हो गया, न्यू सरफेस। तो अगर यहाँ मैं देखूँ तो ये क्या होगा, स्मूथ होगा। ये इसकी बात करूँ तो ये भी क्या होगा, स्मूथ होगा। तो जो न्यूली जनरेटेड क्लीव्ड सरफेसेज होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, कटे हुए जो नए सरफेस बनेंगे वो हमेशा स्मूथ होंगे, उसमें रफनेस नहीं दिखेगी। तो इसको हम बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी इज they have sharp heat of fusion। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं उनका हीट ऑफ फ्यूज़न मीन्स मेल्ट करेंगे तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो मेल्टिंग होगी
उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए रिक्वायर्ड हीट जो होता है दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। तो शार्प मीन्स फिक्स्ड अमाउंट। अगर मैं यहाँ कहूँ कि 80 जूल या 80 जूल या 80 कैलोरी ये हीट चाहिए किसी को मेल्ट करने के लिए, तो ना तो 80 से कम ना 80 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 80 जूल की हीट एनर्जी पाने पर ही कोई सब्सटेंस मेल्ट करेगा और यही कहा जाएगा शार्प हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इस तरह से हमने ये देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसे हम ट्रू सॉलिड या अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? दे आर क्लोजली पैक्ड, रिजिड, हार्ड, they have long range order of their constituents, they have fixed melting and boiling point, that is sharp melting and boiling point, they have they show anisotropy, means कि same physical property can be found with different value in the same piece of crystalline solid through different axes. Another property is the क्लीवेज प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम बात करते हैं, दे शो स्मूथ क्लीव्ड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस। अगर हम किसी भी सॉलिड को, जो ट्रू सॉलिड उसको कट करें तो जो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस हैं वो स्मूथ होंगे। उसके अलावा हम बात करते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद हमारा आता है दे हैव शार्प हीट ऑफ फ्यूजन। किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको मेल्टिंग करने के लिए, उसी को हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और वो हमेशा फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि 80 जूल की एनर्जी पर वो मेल्ट कर रहा है तो 80 से नीचे मान लीजिए 76 और 90 के बीच में कहीं भी मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जब 80 आएगा तो ही मेल्ट होगा। तो इस तरह से इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हो गई, ट्रू सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज सारे। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में ये देखा कि सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड कितने कैटेगरी के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अभी इनकी टाइप्स की बात करें। टाइप्स ऑफ बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कितने कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इनको हम कैटेगराइज करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यहाँ कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो फिर से फर्दर पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर हमारा दूसरा है आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड है जो क्रिस्टलाइन कैटेगरी में आता है। फिर तीसरा हमारा आता है आयनिक सॉलिड के बाद मेटालिक सॉलिड हमारे पास आ रहा है। मेटालिक सॉलिड फोर्थ हमारे पास आ रहा है नेटवर्क या फिर इसको कह सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। तो इस तरह से हमारे पास जो सॉलिड की कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये कौन कौन से, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। उसके बाद सेकंड नंबर आता है आयनिक सॉलिड्स, देन थर्ड इज मेटालिक सॉलिड, देन नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड्स। इस तरह के 4 तरह के ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जिन्हें प्योर
सॉलिड या हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, इनकी इन 4 कैटेगरी में डिटेल किया गया है। अब इनके अंदर अलग अलग का हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।